साइंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हम केमिस्ट्री में जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था, उसके लास्ट टॉपिक पर आ चुके हैं। अब देखो, जो लास्ट टॉपिक है वो थोड़ा मैथमेटिकल है। मतलब उसके अंदर आपको थोड़े से फॉर्मूलेज याद रखने, इतना कुछ टफ नहीं है हमारे लिए। जो 10th तक की वैसे जो एक दो फॉर्मूले हैं वो हमारे काम आने वाले हैं। बात करते हैं उस टॉपिक की, तो टॉपिक का नाम है संकुलन क्षमता। सबसे पहले हम बात करते हैं भाई संकुलन क्षमता होती क्या है। तो अगर आपको मैं एक बॉक्स दे दूं, ठीक है, एक बॉक्स दे देता हूँ और इस बॉक्स में आपसे कहूँ कि भाई इसके अंदर अपन को बॉल्स वगैरह हैं वो अरेंज करने, तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर मैक्सिमम बॉल्स को रखने की कोशिश करेंगे। तो मैक्सिमम बॉल्स रखने के लिए आपको क्या करेंगे भाई, उसको बिल्कुल व्यवस्थित कर देंगे। इसके अंदर बॉल को बिल्कुल क्या कर देंगे, अपन जमा देंगे लाइन से। ठीक है, सपोज करना ये बॉल्स हैं, क्योंकि इसमें गोल बनाना इतना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, वही बॉल्स को व्यवस्थित कर दी और ज़्यादा से ज़्यादा बॉल को रखने की कोशिश की। तो जो बॉल ने इस बॉक्स में स्थान घेरा है वही उस बॉक्स का क्या कहलाएगा भाई, संकुलन क्षमता। मतलब समझ रहे हो आप कि भाई किसी भी बॉक्स के अंदर उसको कितनी बॉल उसके अंदर आ सकती है, समा सकती है, या कितनी बॉल उसके अंदर स्थान घेर सकती है, वही उस बॉक्स की क्या कहलाएगी, संकुलन क्षमता। तो अब हम यहाँ पर बॉक्स वगैरह सब पढ़ नहीं रहे हैं, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं ठोस। तो वही ठोसों के अंदर हमने भी क्रिस्टल ठोस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो संकुलन क्षमता भी क्रिस्टल से रिलेटेड होगी, बिल्कुल वहीं क्रिस्टल से रिलेटेड रहेगी हमारे लिए। तो अब बात करते हैं भाई संकुलन क्षमता क्या होती है। तो क्रिस्टल की संरचना का वह भाग जो कि अवयवी कणों द्वारा घेरा जाता है उसकी क्या कहलाती है, संकुलन क्षमता कहलाती है। अगर हम इसको फॉर्मूले बेस पे निकालते हैं कि भाई संकुलन क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है, तो ध्यान देना, संकुलन क्षमता का फॉर्मूला होता है भाई क्रिस्टल का कुल आयतन। समझ रहे हो आप, ये हमारा जो क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल का पूरा आयतन, कि भाई कितना आयतन है इसमें। ठीक है, जैसे अपन नहीं निकालते कि भाई टोटल नंबर है उसमें से आपको इस सब्जेक्ट के परसेंटेज निकालें, तो वही इस बात है कि भाई इसका कुल कुल आयतन। अब इसके अंदर बॉल कितना स्थान घेर रही है या फिर कितनी बॉलों के द्वारा स्थान घेरा जा रहा है, उनका आयतन। देखो, अवयवी कणों या परमाणुओं का आयतन, अवयवी कण या फिर परमाणु जिनको हमने गोले बोल दिए हैं या बॉल बोल दी है, उनका आयतन इंटू 100। ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, हमारा संकुलन क्षमता का। मतलब समझ लो, इस क्रिस्टल का कुल आयतन हो गया और अवयवी परमाणुओं का या अवयवी कणों या परमाणुओं का जो आयतन है, उनको दोनों का अनुपात को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या निकल जाएगी हमारे लिए, संकुलन क्षमता निकलेगी। अब जब 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो संकुलन क्षमता किस में निकलेगी भाई, प्रतिशत में निकलेगी। ठीक है, तो आगे बात करते हैं हम भाई संकुलन क्षमता क्या होती है, तो हमने पढ़ लिया, लेकिन संकुलन क्षमता किस किस की निकालेंगे तो इसके लिए डिस्कस कर देता हूँ मैं आपको। अभी हमने जब क्रिस्टल की संरचना पढ़ी थी, क्रिस्टल ठोसों की संरचना, तो वहाँ पर पढ़ा था कि भाई एक छोटी से छोटी इकाई होती है जिसको हम बार बार रिपीट करें तो एक क्रिस्टल की संरचना बनती है, और वो छोटी इकाई क्या कहलाती है हमारे लिए, मात्र कोष्टिका कहलाती है। तो देखो, मात्र कोष्टिका जो होती है उसके अंदर ही अवयवी कण व्यवस्थित होते हैं। तो हमें क्या करना है, एक्चुअल में मात्र कोष्टिका के अंदर जो अवयवी कण स्थान घेर रहे हैं उनको पता करना है। और हम जानते हैं कि भाई जो मात्र कोष्टिकाएं होती हैं वो 3 प्रकार की होती है। सरल मात्र कोष्टिका या सरल घनीय चालक कोष्टिका, एक होती है फलक के, सॉरी 4 प्रकार की होती है होने में तो, लेकिन मोस्टली हम 3 को डिस्कस करेंगे यहाँ पर, सरल, फिर उसके बाद फलक केंद्री और एक काय केंद्री। हम 3 का यहाँ पर क्या करेंगे, संकुलन क्षमता निकालेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। सबसे पहले जो है सरल घनीय जालक की संकुलन क्षमता। सरल घनीय, आपको पता होगा कि भाई सरल मात्र कोष्टिका जो होती है उसके अंदर जो अवयवी कण होते हैं वो अवयवी कण कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, क्योंकि हमें डेफिनेशन याद रखनी होगी जब हमें जिसकी संकुलन क्षमता निकालनी है। तो भाई ये हम बना रहे हैं क्या, सरल मात्र कोष्टिका बना रहे हैं। इस सरल मात्र कोष्टिका में अवयवी कण कहाँ कहाँ पाए जा रहे हैं ये भी देख लेते हैं हम। आपको अगर डेफिनेशन पता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि भाई सरल मात्र कोष्टिका जो होती है उसके अंदर अवयवी कण कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। और आपको बता दूं मैं, आपको जिसको पता नहीं है, कि भाई जो सरल मात्र कोष्टिका उसके अंदर अवयवी कण केवल और केवल कोनों पर ही पाए जाते हैं। और कोने कितने हैं इसके, 8 कोने हैं। कितने कोने हैं भाई, 8 कोने। तो 8 कोनों पर क्या पाए जाएंगे, यहाँ पर अवयवी कण पाए जाएंगे, किसके, मात्र कोष्टिका के। ठीक है, ये रहा। तो इस प्रकार क्या है
कि भाई सरल घनीय जालक होते हैं उसकी मात्र कोष्ठिका में अवयवी कण कहाँ पाए जाते हैं, केवल कोनों पर ही पाए जाते हैं। अब इसकी संकुलन क्षमता निकालनी है, मैं आपको यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ एक चीज़ कि मैंने क्या बोला है अभी हाल कि जो अवयवी कण है उनको क्या मान रहे हैं अपन, गोला मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं, गोला। ठीक है, ये तो छोटे छोटे आपको समझाने के बनाए, लेकिन इस कैसे होते हैं, ये पूरे के पूरे गोले होते हैं। अब ये कैसे व्यवस्थित होते हैं इसको मैं एक साफ सुथरे चित्र में बताना चाहता हूँ। ये देखें आप, यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, ये गोले गोले दिख रहे हैं, सारे सारे एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, दिख रहे हैं। ये एच वाला ए को स्पर्श कर रहा है, ई वाला डी को स्पर्श कर रहा है, एफ वाला कर रहा है, सी वाला, बी वाला, जी वाला, सब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। और ये इन सभी के केंद्रों को जब मिलाते हैं तो क्या बनता है भाई, घनीय जालक बन रहा है। बिल्कुल देखो, आप दिख रहा है डायग्राम में क्लियर कि यहाँ पर देखें आप, तो ये चार तो सामने वाले दिख रहे हैं जो हमारी आंखों के सामने, एक तो एच, ए और ये डी और ये ई वाला, और बाकी के पीछे देखो आप, ये दो तो ये दिख रहे हैं, जी वाला और एक बी वाला, एक सी वाला, और ये दिख रहा है आपको एफ वाला। चार आगे और चार पीछे, चार और चार आठ हो चुके हैं, चारों एक दूसरे को टच किए हुए हैं। देखो ये एच वाला जो है वो टच किया हुआ है किसको, इसको भी, जी को भी टच किए हुए हैं, ए को भी टच किए हुए हैं, और नीचे किसको भी टच किए हुए हैं, ई को भी टच किए हुए हैं, और एक और एफ को भी टच किए हुए होगा। तो इस प्रकार से क्या है, ये आपस में टच किए हुए हैं सारे के सारे गोले। हम यहाँ पर ये वाला जो डायग्राम बनाते हैं केवल समझने के लिए बनाते हैं, लेकिन एक्चुअल कंडीशन कैसी होती है, ऐसी होती है। अब देखो इसकी संकुलन क्षमता कैसे निकालते हैं, तो आपको मैं पहले इसमें कुछ मान बता देता हूँ कि भाई जो हमारा क्रिस्टल जालक है वो क्या है भाई, घन है। और हमने यहाँ पर घन की जो भुजा मानी है, यहाँ पर भी जब भी मान निकालेंगे हम, जितनी भी संकुलन क्षमता है कितनी मानेंगे, उसकी घन की भुजा हम ए मानेंगे। तो जब इसकी एक भुजा ए है तो इसकी सारी भुजाएं क्या होंगी भाई, ए ही होंगी, क्योंकि घन की सारी भुजाएं कैसी होती है, बराबर होती है। ये भी ए है, ये भी ए है, और ऊपर वाली भी सारी क्या है, ए है। एक बात और बता दूं मैं आपको कि मैंने यहाँ पर बोला अवयवी कणों को हमने क्या माना है, गोला माना है। गोला माना है तो आप जानते हैं गोले की कुछ ना कुछ त्रिज्या जरूर होगी। तो यहाँ पर हम गोले की त्रिज्या मानेंगे क्या, आर मानेंगे। ये सब हम मान रहे हैं, आगे हम डेरिवेशन में लिखेंगे भी सही कि भाई घन की भुजा हमने मानी ए और गोले की त्रिज्या मानी हमने आर। ठीक है, और आगे बात कर लेते हैं। माना कि घन के किनारों की लंबाई कितनी है, ए, और अवयवी कणों को किसके रूप में मान रहे हैं हम, गोले के रूप में मान रहे हैं। आगे बात करते हैं कि भाई गोले के कणों की त्रिज्या, या फिर गोले की त्रिज्या मान सकते हो आप, क्योंकि अवयवी कणों को हम गोला मान चुके हैं, अब गोला ही बोलेंगे अपन यहाँ पर। तो आर है, बिल्कुल लिख दिया अभी हमने, क्योंकि दोनों गोले एक दूसरे को स्पर्श किए हुए हैं। इधर ध्यान देना आप, ये यहाँ पर देखो, ये दोनों आमने सामने वाले गोले भी एक दूसरे को क्या करे हुए हैं, स्पर्श किए हुए हैं। तो क्या होगा, इसका कहने का क्या मतलब है, इधर ध्यान देना, दूसरे कलर से बनाते हैं। ये वाला गोला और ये वाला गोला दोनों एक दूसरे को स्पर्श किए हुए हैं। तो देखो आप, ये पूरी की पूरी लंबाई क्या है हमारे लिए, ए है, ए, ये वाली भी ए, यहाँ पर भी एक भुजा होगी जो हमें दिख नहीं दी, क्योंकि हमने डायग्राम बना रखा है यहाँ पर गोलू, ये ऐसे भुजा होगी यहाँ पर बनी हुई, और ये ऐसा कंप्लीट होगा पूरा का पूरा बॉक्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा कंप्लीट डायग्राम हुआ ऐसा, ये पीछे कंप्लीट होगा ऐसा, ये दिख रहा है आपको। तो ये आगे के जो गोले हैं इनकी मैंने आपको बोला, ये भी ए है, तो ये भी क्या होगी, पूरी की पूरी ई एच भी क्या होगी, ए। तो ये वाली ए एच भी क्या होगी, पूरी की पूरी ए। अब देखो यहाँ पर मैंने अपन क्या बोल रहे हैं कि चूंकि दोनों गोले क्या कर चुके हैं, एक दूसरे को स्पर्श कर चुके हैं, और हमने गोले की त्रिज्या क्या मानी थी भाई, आर मानी थी। मतलब समझ रहे हो आप, ये यहाँ से लेके और इसकी ये परिधि तक क्या है, ये आर। इसी तरीके से यहाँ से लेकर इस परिधि से लेकर इस बिंदु तक क्या है, ये आर। तो अगर हमें एक ही वैल्यू निकालने की, भाई भुजा एक ही लंबाई क्या है, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों आर को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो देखें आप, वही बात यहाँ पर चल रही थी कि चूंकि दोनों गोले एक दूसरे को स्पर्श किए हुए हैं, तो ए बराबर क्या हो जाएगी, आर। क्यों, क्योंकि हमने क्या कर दिया यहाँ पर, सॉरी कितनी हो जाएगी, 2r, क्योंकि हमने दोनों आर को क्या कर दिया है, जोड़ दिया है, आर प्लस आर। बताया ना भैया, दोनों गोले एक दूसरे को टच किए हुए हैं और दोनों की त्रिज्या आपस में जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगी, वो एक ही लंबाई निकल जाएगी। आगे बात करते हैं, सरल घनीय जालक में परमाणुओं की संख्या निकालनी हमें, कितनी निकली भाई, यहाँ पर एक निकली हुई, कैसे निकली, इधर ध्यान देना। हम जानते हैं कि भाई सरल घनीय जालक के अंदर जो अवयवी कण है वो कहाँ पर स्थित है, केवल और केवल कोनों पर, और कोने कितने होते हैं, 8। अब देखो
जो कोनों पर स्थित अवयवी कण होते हैं उनका एक का योगदान कितना होता है भाई? आप बताएं जल्दी, कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताएं कितना होता है भाई, कितना होता है? यस, कितना होता है? यस, कितना? 1/8 होता है। तो अगर हम टोटल अवयवी कणों की संख्या लेंगे तो 8 इंटू 1/8 निकाल चुके हैं, सोल्व कर चुके हैं। 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, टोटल कितना निकलेगा भाई अवयवी कणों की संख्या? 1 निकलेगी। किसमें? सरल घनीय जालकों के अंदर। तो इस प्रकार 1 प्राप्त हुई अवयवी कणों की संख्या। आगे बात करते हैं कि भाई अवयवी कण का आयतन, जो हमने गोला माना था ना, अवयवी कण, या फिर आप लिख सकते हो यहाँ पर गोला भी लिख सकते हो कि भाई गोला है। तो हम जानते हैं 10th क्लास में पढ़ चुके हैं कि भाई जो गोले का आयतन होता है वो क्या होता है भाई? 4/3 पाई आर क्यूब। गोला याद रखना, बोल, अगर आपको समझ नहीं आती है तो बोल। 4/3 पाई आर क्यूब, ये आपका क्या है? अवयवी कण का आयतन है। तो अब देखो यहाँ पर अपन को जो फॉर्मूला है संकुलन क्षमता का, वो फॉर्मूला क्या कह रहा है? फॉर्मूला बोलता है कि भाई परमाणु या अवयवी कणों का कुल आयतन, यहाँ पर आप एक वर्ड ऐड कर लेंगे, क्या है यहाँ पर इसका? कुल आयतन। कुल आयतन, ठीक है। कुल आयतन क्या मतलब समझे? जितने आपके परमाणुओं की संख्या है उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे भाई? एक गोले के आयतन से, क्योंकि हमने परमाणुओं को क्या मान लिया? गोला मान लिया। तो भाई एक आयतन से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर केवल एक ही संख्या है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यहाँ 5 संख्या निकलती तो 5 से मल्टीप्लाई कर देते तो क्या निकल जाता? परमाणु या अवयवी कणों का कुल आयतन निकल जाता। इसके बाद क्रिस्टल का कुल आयतन। अब देखो हमने क्रिस्टल को क्या माना है? एक घन माना है। और हम जानते हैं 10th क्लास में पढ़ चुके हैं कि भाई जो घन होता है, घन का जो आयतन होता है, घन का आयतन, ठीक है। घन का आयतन कितना होता है आप जानते हो तो? भुजा क्यूब। कितना होता है? भुजा क्यूब। हो गया भुजा क्यूब। और हमने घन की भुजा क्या मानी है अभी आपको बताया था? ए मानी थी। सारी भुजाएं ए हो जाएगी तो भुजा मतलब ए, और इसका क्या रख देंगे अपन? क्यूब। तो घन का आयतन कितना निकला? ए क्यूब। और क्रिस्टल क्या है हमारा? घन ही है, तो क्रिस्टल का कुल आयतन कितना हो गया भाई? ए क्यूब हो गया। ये देखो, ये क्रिस्टल का कुल आयतन। तो हमने वैल्यूज रख दी, देखो आप। एक को 4/3 पाई आर क्यूब से मल्टीप्लाई कर दिया तो वही निकलेगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 100 फॉर्मूले में है। और क्रिस्टल का कुल आयतन कितना रख दिया हमने? ए क्यूब रख दिया। अब वैल्यूज रख देते हैं। पाई की वैल्यू रख दिया हमने 22/7। अब जो आपका ए क्यूब है, ए क्यूब में हम ए का मान रखते हैं। ए का मान अभी हमने निकाला भाई, क्योंकि जो दोनों गोले स्पर्श कर रहे थे, मैंने आपको बताया था आर प्लस आर किया था, कितना निकला भाई? 2r। तो भाई ए की वैल्यू रख दी हमने कितनी? 2r। अब 2r का क्यूब निकालते हैं तो आपको पता होगा 2r का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है भाई? 8 होता है। क्यों? क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे पर 3 बार 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना निकलेगा भाई? 8 निकल गया। हो गया 8। अब देखो इसको कटौती करते हैं, इसमें मैथमेटिकल कट करते हैं अपन। तो ये आर क्यूब से आर क्यूब बहुत ईजी, 4 से ये आपका 8 कट जाएगा कितनी बार? 2 बार। फिर उसके बाद ये 2 से जो आपका 22 है वो कट जाएगा कितनी बार? 11 बार। ज़्यादा कट गया, ठीक है। आप इस तरह से, मेरे तरह से ना काटें, नहीं तो ऐसा लगेगा कि खिचपिच हो रही है। अभी आप साफ साफ कट करेंगे, ठीक है। इस तरह से कट गया। फिर सब इन सबको मल्टीप्लाई करके 3 और 7 का क्या कर देंगे? इसमें भाग लगाएंगे तो क्या निकल रहा है? लगभग 52.4% निकलेगा। आपको याद रखना है ये ही वैल्यू, क्योंकि ये कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाएगी, वहाँ डेरिवेशन नहीं पूछी जाएगी। लेकिन हाँ, आरबीएससी ने लास्ट 2 ईयर पहले जब एग्ज़ाम हुआ था तो इसको 2 नंबर में पूछ लिया था। तो आपके लिए ये वाली डेरिवेशन इम्पोर्टेंट है। सरल घनीय जालक में संकुलन क्षमता ज्ञात करो, 2 नंबर में पूछ लिया था, तो आपको ये पूरी डेरिवेशंस लिखनी थी।
ठीक है। और आपको ये वैल्यूज़ तो याद रखना है क्योंकि नीट जेई में यहीं से क्वेश्चन बनेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। आप वहाँ पर इतना सारा निकालने की जरूरत नहीं करेंगे, डायरेक्ट आप याद रखेंगे कि सरल घनीय जालक की जो संकुलन क्षमता होती है कितनी होती है, 52.4, 52.4%। अब देखो ये तो होगी सरल घनीय जालक की। अब बात करते हैं हम किसकी, फलक केंद्रीय या घनीय जालक की संकुलन क्षमता, एफसीसी या सीसीपी की। अब देखो आपको पता हो, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं फलक केंद्र क्या होते हैं। कि भाई फलक केंद्र क्या होते हैं, इसके अंदर जो अवयवी कण होते हैं, इस प्रकार के जालक के अंदर अवयवी कण कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, देखा बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में। मैं बना रहा हूँ जब तक डायग्राम, आप बताएं कमेंट बॉक्स में कि कहाँ कहाँ पाए जाएंगे भाई अवयवी कण। बिल्कुल बिल्कुल सही 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 बताएं, सही बताएं। यस, देखें आप, अवयवी कण जो है वो पाए जाते हैं कोनों पर, तो बिल्कुल पाए जाएंगे। मैंने आपको बताया था जब भी अपने प्रकार पढ़े थे मात्र कोशिकाओं के, भाई कोनों पर तो पाए जाएंगे इसी। और कोने कितने होते हैं भाई, 8 कोने। अब इसके अलावा फलक केंद्र के अंदर अवयवी कण कहाँ पाए जा रहे हैं, इसके नाम से ही पता चल रहा है ये भाई कहाँ पाए जाएंगे, फलक के केंद्र पर भी पाए जाएंगे। तो देखो ये तो आपके बन गए क्या, कोनों पर उपस्थित अवयवी कण। अब फलक वाले भी हम बना लेते हैं कि भाई फलक पर भी अवयवी कण उपस्थित हैं। तो एक फलक तो आगे वाला दिख गया आपको, ठीक है, एक फलक ये पीछे वाला दिख रहा है, ठीक है, और एक फलक ऊपर वाला दिख रहा है, एक फलक ये साइड वाला लेफ्ट वाला, एक फलक ये दिख रहा है फलक के केंद्र पर, एक फलक नीचे वाला भी है। तो इस तरीके से सारे 6 ही फलकों के केंद्रों पर भी अवयवी कण पाए जाते हैं और कोनों पर भी पाए जाएंगे। तो इस प्रकार की जो जालक होंगे वो क्या कहलाएंगे, हमारे फलक केंद्रीय जालक या घनीय जालक भी कहलाएंगे। देखो आप यहाँ पर आपको बता दूं, इस डायग्राम के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है आपको सभी कोनों पर क्या है, अवयवी कण होंगे। इन कोनों पर भी बना नहीं रखा है क्योंकि हमारे काम नहीं आएंगे डेरिवेशन में, क्योंकि खिंचविच हो जाते हैं। क्योंकि देखो आप ये गोले बना रहा हूँ मैं, अब आपको खुद को लगेगा कि ये क्या बना दिया सर ने इतना सारा, ऐसा डायग्राम हो जाएगा बिल्कुल कचरा डायग्राम। देखना आप यहाँ भी सब जगह के अवयवी कण बना दिए मैंने, अभी देखो यहाँ भी बना दिए मैंने अवयवी कण। अब देखो यहाँ पर फलक के केंद्र पर भी पाया जाएगा, यहाँ भी पाया जाएगा, और मैं छोटे छोटे बना रहा हूँ, बड़े बड़े बन रहेंगे जैसे इन्होंने बना रखे हैं। यहाँ भी पाया जाएगा, यहाँ भी पाया जाएगा, और यहाँ भी। तो देखो आप डायग्राम कैसा होगा, समझ ही नहीं पा रहे कि सर अवयवी कण कहाँ से क्या है। तो जो हमारे संकुलन क्षमता निकालने में काम आ रहे हैं उन्हीं अवयवी कणों को हमने बनाया है। लेकिन हाल फिलहाल हमें डेफिनेशन याद रखनी है कि अवयवी कण जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, कोनों के साथ साथ फलकों के केंद्र पर भी पाए जाते हैं। अब आप एक चीज़ पर फोकस रखना कि यहाँ पर जो अवयवी कण बनाया है मैंने, एक तो ये आगे वाला बन रहा है, एक ये सी वाला बिंदु वाला बन रहा है, और एक इस फलक पर, इस फलक पर, कौन से वाले फलक पर, ए बी सी डी वाले फलक पर दिख रहा है ये वाला पूरा फलक ए बी सी डी, मैं कर रहा हूँ इस पर हाईलाइट, देखें। तो इस वाले फलक के केंद्र पर भी एक अवयवी कण है जो दिख रहा है बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3 अवयवी कण हमने बनाए हैं बस ताकि हम इसको आगे सोल्व कर सकें। तो देखो यहाँ पर आपको दिखाऊँ मैं इधर साइड में निकाल कर, तो ये ऐसा कुछ संरचना बन रही है, ये रही, ये समझने के लिए है अपने, ठीक है। अगर आप देखें तो एक त्रिभुज बन रहा है शायद, देखो, और देखेंगे आप, ये ए, और ये कौन सा वाला बिंदु हो गया हमारे लिए डी, और ये कौन सा हो गया हमारे लिए सी, और यहाँ पर भी क्या है आपका अवयवी कण, और यहाँ भी क्या है आपके अवयवी कण, और यहाँ भी क्या है आपके लिए अवयवी कण, ठीक है। ये आपका मैंने एक अलग से बनाया संरचना निकाल कर, ताकि अपन को संकुलन क्षमता ज्ञात करने में ये काम आने वाला है। आगे कैसे काम आएगा देखते हैं आप। अब देखो मैंने एक त्रिभुज निकाला था आपके लिए, कौन सा अभी जस्ट बनाया है, ये वाला, बार बार बनाना पड़ रहा है, बिल्कुल समझाने के लिए बनाना पड़ेगा वो तो, इधर ध्यान देना आप, ठीक है। कौन सा बिंदु था हमारा ऊपर वाला ए, इधर वाला कौन सा था भाई डी, इधर वाला कौन सा था भाई सी। और मैं भी आपको बता चुका हूँ कि भाई क्रिस्टल जालक की सारी भुजाएं हमने क्या मानी है, ए मानी है। तो ये भी बिल्कुल क्या है हमारे लिए भुजा ही है, डीसी वाली ए ही रहेगी, और ये भी भुजा क्या रहेगी ए, क्योंकि अपने क्रिस्टल को क्या माना है, घन माना है, और घन की सारी भुजाएं बराबर है। लेकिन यहाँ पर जो डॉट 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 वाली लाइन है, ये एक विकर्ण बनाया था हमने वहाँ पर, और इस विकर्ण की लंबाई
अभी हमें पता नहीं है। तो देखते हैं, यहाँ पर एक अवयवी कण बनाया था हमने, एक यहाँ पर भी एक अवयवी कण बनाया था। देखो देखो छोटा बड़ा बन रहा है मेरे से, क्योंकि इतना साफ अपन नहीं बना सकते इसमें कर्सर से। ये एक अवयवी कण बना दिया मैंने, ठीक है। अगर अपन देखते हैं तो मैंने आपको बताया था कि भाई प्रत्येक गोले की जो त्रिज्या थी वो हमने क्या मानी थी भाई, आर मानी थी। क्या मानी थी, आर। तो अब देखो ये ए है, ये ए में ये केंद्र आ गया, और ये केंद्र से लेकर परिधि तक ये क्या हो गया हमारे लिए, एक आर हो गई। ये गोला जो पूरा का पूरा आ रहा है, इसमें एक आर तो इधर आएगी और एक आर इधर आएगी, मतलब इसका क्या काम आएगा, हमारे व्यास काम आएगा। अब ये गोला आधा तो इधर होता है और आधा नीचे निकला होता है। देखो मेरा डायग्राम सही नहीं बन पाया, इसलिए पूरा का पूरा ऐसा लग रहा है कि पूरा यहाँ पर है, लेकिन आधा इधर है, तो मतलब इसमें मात्र क्या रहेगी, इसके लिए आर रहेगी। और हमने इस भुजा को जो माना था वहाँ पर, इसमें मान लेंगे हम क्या, बी मान लेंगे। कर्ण को, कर्ण एक तरह से आपको देखें, कर्ण दिख रहा है, और ये देखो आधार दिख रहा है ए, क्योंकि अपन ने मान ली थी भुजा ए, और ये लंबी दिख रहा है, ये भी क्या है ए। तो भुजाएं तो बराबर है, लेकिन कर्ण आपको याद नहीं है, तो अपन ने इसको क्या मान लिया, बी। और बी के साथ साथ मैंने आपको बताया कि यहाँ पर गोले एक दूसरे को स्पर्श किए हुए हैं, तो ये भी आर, यहाँ पर 2 आर और यहाँ पर 1 आर। तो बी बराबर अगर मैं निकालना चाहूँ आर के रूप में वैल्यू, तो चारों आर को मुझे क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ जाएगा। तो 4 बार आर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बी बराबर 4 आर भी हो जाएगा। अभी सब काम आने वाला है, देखेंगे आप आगे देखते हैं। त्रिभुज ए डी सी में ए सी स्क्वायर, मतलब वही अपन ने कौन सी यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाया है, याद हो तो आपको 10th क्लास में पढ़ा था हमने। क्या पढ़ा था हमने, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी थी, जिसमें अपन ने पढ़ा था कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर जो आपका ए सी है वो क्या है, कर्ण है, तो कर्ण स्क्वायर हो गया। ए डी आपका आधार है और डी सॉरी ए डी आपका लंब है और डी सी क्या है हमारा आधार है, तो दोनों का स्क्वायर हो गया। ए सी का मान रख दिया हमने बी, और ए डी का मान रख दिया ए, और डी सी का मान रख दिया वापस ए, तो दोनों के स्क्वायर हो गए। तो यहाँ पर आपकी जो है ए और ए दोनों जुड़ जाएंगे, तो क्या बन जाएगा आपका, ये 2a स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर बी स्क्वायर है, हमने बी स्क्वायर से क्या निकालना है भाई, वैल्यू बी निकालनी है। तो बी स्क्वायर से बी की वैल्यू निकालनी है, तो इसका स्क्वायर किस पर चला जाएगा, 2a स्क्वायर पर चल जाएगा। और 2a स्क्वायर पर जाने के बाद इधर ध्यान देना, ये गलत लिखा हुआ है, क्या बचेगा मात्र, इधर तो बचेगा √2, और ए स्क्वायर का बस क्या बचेगा, केवल ए बचेगा। याद रखना, ये आपको लिखना है, आंसर में ऐड करना है। ये वहाँ पर लिखा हुआ गलत था, ये लिखना है आपको √2a, ये बचेगा। तो यहाँ पर b बराबर क्या है, 4r। चित्र से देखो, मैंने अभी आपको जस्ट बताया है चित्र से कैसे हुआ, 4r मैंने आपको बता चुका हूँ। तो b बराबर 4r भी है, तो मतलब b की वैल्यू ये भी और b की वैल्यू ये भी है, तो दोनों को हम क्या कर देंगे, इक्वल रख सकते हैं, बिल्कुल रख देते हैं। देखो आप, देखो हमने रखा, इधर देखना 4r बराबर √2 है। अब इस फॉर्मूले से हमने क्या निकाल लिया भाई, ए की वैल्यू निकाल ली। किसकी वैल्यू निकाल ली भाई, ए की वैल्यू भी काम आने वाली है आगे, याद रखना आप लोग। ए की वैल्यू निकाल दी, ए बराबर 4r अपॉन √2। अब हमें आगे बात करते हैं, तो सही संकुलन क्षमता का फॉर्मूला क्या है, अवयवी कणों का कुल आयतन इंटू 100 अपॉन क्रिस्टल का कुल आयतन। अवयवी कणों की संख्या निकालनी पड़ेगी हमें कुल आयतन निकालने से पहले, और हम जानते हैं ये कौन सी संरचना है, फलक केंद्रीय है। और फलक केंद्रीय के अंदर अवयवी कण कहाँ कहाँ पाए जाते हैं भाई, कोनों पर। और कोने कितने होते हैं, 8। एक कोनों का योगदान कितना होता है, 1/8। साथ ही साथ कहाँ पाए जाते हैं, फलक के केंद्र पर भी पाए जाते हैं, और फलक के केंद्र पर पाए जाते हैं। तो फलक कितने, 6। और फलक पर जो अवयवी कण पाया जाता है, एक अवयवी कण पाया जाता है, उसका योगदान कितना होता है भाई, 1/2। सब लिखवा चुके हैं अपन, न्यूमेरिकल सोल्व किए हैं इस पर। तो ये 1/6 की जगह आपके लिख देंगे 1/2। जब इनको सोल्व करते हैं तो ये 8 से 8 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा कितना, 1। 2 से ये 6 कट जाएगा कितनी बार, 3 बार। यहाँ पर कितने बचे, 3। 3 + 1 बराबर कितना हो गया, 4। तो मतलब फलक केंद्रीय अवयवी कणों की संख्या कितनी निकल चुकी है हमारे, 4 निकल चुकी है। अब देखो हमने गोले माने हैं, अभी तक हम लास्ट उसमें डेरिवेशन में भी बता चुके हैं कि भाई अवयवी कण को क्या माना हमने, गोला। तो गोले का आयतन कितना होता है, ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है, आपने कोई निकाला नहीं है, 4/3 πr³ होता है। अब हम अगर कुल आयतन निकालना है किसका, अवयवी कणों या परमाणुओं का कुल आयतन निकालना है, तो जितने परमाणु निकले, कितने निकले भाई, 4। 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 4/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अपन फॉर्मूले में देखते हैं, आगे रखते हैं। फॉर्मूले में रख दिया हमने, 4 को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 4/3 πr³ से मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने आपको बताया कुल अवयवी कणों का आयतन निकाला है अपन ने, इंटू 100 फॉर्मूले में था ही सही, और अपोन था क्रिस्टल का कुल आयतन। और क्रिस्टल क्या माना है हमने, घन, वही वाली बात, घन का क्या होता है, भुजा क्यूब, तो ए का क्यूब हो गया। आगे हमने वैल्यूज रख दी, पाई की वैल्यू रख दी 22/7, आर की जगह और ए की जगह। अब देखो a³ में अपन ने जो
ए निकाला था अभी, उस ए की वैल्यू रख दी, ये रख दी यहाँ पर देखो आप, 4/3 सॉरी 4 4r/√2। अब ये किसकी वैल्यू की हमने ए की वैल्यू अभी निकाली थी, जस्ट यहाँ पर देखें आप, बैक में लिख लें एक बार, ये देखो आप, ये निकालिए मैंने, अंडर गोला कर रखा है ए बराबर 4r/√2, तो यही वैल्यू रख दी। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 16 इंटू 22 22 इंटू r³ इंटू 100, ये तो पहले से था। अब जो आपके नीचे वैल्यू हैं इसको भी मैं आके में सिंप्लीफाई कर देता हूँ ताकि आपके इजी हो जाएगा, कि कोई कुछ बच्चे हैं कि उसे सोल्व करके देखेंगे, देख लेना आप लोग। 3 × 7 इंटू, अब देखो यहाँ पर आप देखें तो अपन इस कोष्टक को सोल्व कर रहे हैं, तो 4r का पूरा का क्यूब है, तो 4r को सोल्व करते हैं। 4 का क्यूब कितना होता है भाई, हम सभी को पता हो तो आपको बहुत ईजी होता है, 4 × 4 कर देंगे तो कितना निकलेगा भाई, 64। ठीक है, 4 का क्यूब कितना हो गया, 64, और r तो r के रूप में ही रहेगा, और r को क्या लिख देंगे हम, r³। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक और सिंप्लीफाई करता हूँ, थोड़ा सा आप इसी को इजी समझना, इजी में समझना, इधर ध्यान देना। √2 का भी क्या है, क्यूब है। अब ये अपोन में है, अपोन में है मतलब ये यहाँ से कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो अब देखेंगे आप, √2 को मैं सोल्व कर रहा हूँ, सोल्व करके यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए ताकि आपको ईजी हो जाए, आप जो करना चाहते हैं सोल्व इसको। √2 का क्यूब मतलब क्या हो जाएगा, √2 को कितनी बार लिखते हैं अपन, 3 बार, मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो ऐसे सिंप्लीफाई करके किया करें आप, जो हमारे मैथ्स के स्टूडेंट है वो तो बहुत इजी में समझ जाएंगे कि सर आप डायरेक्ट कर देना, मतलब लेकिन बायो के स्टूडेंट भी जुड़े हुए हैं तो उनको भी कुछ सिंप्लीफाई करके बताना पड़ेगा। इधर ध्यान देना आप, √2 को जब 3 बार लिखेंगे तो √2 और √2 क्या हो जाएंगे आपके, 2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा ये, 2। अभी कैसे बना, इसको और सोल्व करेंगे तो आप लोग इसको ऑफलाइन क्लासेस के अंदर जब भी होगा आप मुझसे पूछ लेना। अभी आप हाल फिलहाल अभी आप लोग समझे कि √2 और √2 को जब 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा। तो यहाँ पर एक तो 2 बन गया और एक क्या बचा आपका, √2 बचा है। √2 की वैल्यू अगर आपको पता हो, मैथ्स में बताई जाती है आपको छोटी क्लासों के अंदर, 1.414। अरे यार 1.414, देखो यहाँ पर लिखने में साफ नहीं आ रहा लेकिन आप लोग मेरे वर्ड्स को सुने, 1.414 देखना, यहाँ में लिख दी है वैल्यूज। वैसे अरे बिल्कुल ही सही नहीं चल रहा है, ये 1.414। ठीक है, तो इस प्रकार आप इन वैल्यूज़ को रख दें और जब सोल्व करेंगे तो कितना आएगा आंसर, लगभग ऑलमोस्ट 74% आएगा। इसका मतलब क्या होगा, 74% स्थान घेर रहे हैं अवयवी कण, किसके अंदर, फलक केंद्रीय घनीय जालक के अंदर। मतलब समझ रहे हो आप, 100% स्थान में से 74% स्थान जो है वो कौन घेर रहे हैं, अवयवी कण। मात्र 26% स्थान कैसा है, वहाँ पर रिक्त है, खाली है थोड़ा बहुत, जिसमें आपके रिक्तिकाएं बोलते हैं, जिसको आप रिक्तिकाओं के रूप में। अगली बात करते हैं हम काय केंद्रीय घनीय जालक की संकुलन क्षमता की। अब आपको पता होगा, इसको डिस्कस करने से पहले ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, लेकिन इसको हमें डेफिनेशन पता होना चाहिए कि भाई काय केंद्र में अवयवी कण कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। आपको पता होगा, बताएं देखा कमेंट बॉक्स में, अवयवी कण कहाँ कहाँ पाए जाएंगे। इतने मैं डायग्राम बना रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल अवयवी कण कोनों में तो पाए जाएंगे, कोनों के साथ साथ और कहाँ पाए जाएंगे, कहाँ पाए जाएंगे भाई, नाम से ही पता चल रहा है, काय के केंद्र में भी पाया जाएगा। कहाँ पर भी पाया जाएगा, काय के केंद्र में भी पाया जाएगा। तो मतलब कोनों पर तो पाए जाएंगे सही, ये कोनों पर, यहाँ भी कोनों पर, इसके साथ इस वाले कोने पर भी, यहाँ पर भी कोनों पर, यहाँ भी कोनों पर, और यहाँ भी कोनों पर। कोनों पर तो पाया जाएगा, इसके साथ ही साथ कहाँ पर भी पाया जाएगा भाई, काय के केंद्र पर भी पाया जाएगा। वो भी बना देते हैं हम, ये रहा काय का केंद्र, काय का मतलब पूरी की पूरी बॉडी के केंद्र में भी पाया जाएगा। बनिया, तो इस तरह से क्या होती है काय केंद्रीय
घनीय जालक होता है। आगे बात करते हैं हम इसके साफ डायग्राम की। तो देखें आप, बिल्कुल साफ डायग्राम ये दिख रहा है आपको। तो इसमें देखें आप, तो प्रत्येक कोने पर क्या दिख रहे हैं हमें, अवयवीकरण दिख रहे हैं। साथ ही साथ इसके साथ साथ आपको दिख रहा है काय के केंद्र पर भी अवयवीकरण दिख रहा है। ये दिख रहा है आपको, यहाँ देखना, मैं जिसको डार्क कर रहा हूँ इधर ध्यान देना सभी। ये वाला क्या लाइनिंग वाला, ये काय के केंद्र वाला है। बाकी सारे जो भी दिख रहे हैं वो कोनों पर स्थित अवयवीकरण है। अब बात कर लेता हूँ मैं इसके नामांकन की। तो नामांकन पर थोड़ा सा ध्यान देना, और जो त्रिभुज में बता रहा हूँ उन्हीं त्रिभुज पर आप फोकस रखना। में कौन कौन से त्रिभुज यहाँ पर काम आने वाले हैं हमारे। तो अगर बात करते हैं हम, तो अभी हाल फिलहाल देखो, सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ पर भुजाओं की बात कर लेते हैं। तो भुजाएं कौन कौन सी हमारे काम आ रही है, देखेंगे आप भुजाएं कौन कौन सी काम आ रही थी हमारे। देखेंगे आप, रुकना एक मिनट, ये रहा। अब देखो भुजाएं कौन कौन सी काम आ रही है हमारे भुजाएं। एक तो ए, ये वाली दिख रही है आपको, ये सारी भुजाएं क्या है इसकी, ए रहेगी। क्या क्या रहेगी, ए और ए रहेगी सारी भुजाएं, क्योंकि घन है। इसी के साथ साथ आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर ये वाली भुजा ई एफ वाली भी क्या है, ए ही रहेगी। क्यों, क्योंकि ये घन की है, घन की सारी भुजाएं बराबर होती है। ये वाली भुजा भी ए रहेगी, ये वाली भी ए रहेगी, ठीक है। तो ये सारी भुजाएं क्या है हमारी, ए रहेगी। ये भी ए, ये वाली भी ए, ठीक है, यहाँ पर भी ए वाली रहेगी। अब एक बात ध्यान देना, मैं जिन त्रिभुजों को अलग बनाकर दिखा रहा हूँ उन्हीं पर फोकस रखना। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर बहुत सारे त्रिभुज बन रहे हैं, लेकिन मैं जिनको फोकस कर रहा हूँ आप उन्हीं पर फोकस करना बस। एक त्रिभुज ये वाला निकाला मैंने, ये भी समकोण त्रिभुज जैसा बनेगा आपका। देखो यहाँ पर साफ साफ नहीं बन पा रहा है, लेकिन कोशिश चल रही है पूरी। ये आपका कौन सा बिंदु वाला हो गया, एफ। ये बिंदु हो गया आपका ए, और ये बिंदु हो गया आपका डी। देखो आप इधर ध्यान देना, एक ये वाला त्रिभुज हमारे काम आएगा संकुलन क्षमता में। कौन सा वाला निकाला मैंने, ए एफ डी। तो इधर ध्यान दो, इस चित्र के अंदर ये ए, ये एफ और ये डी और ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज हमारे क्या आ रहा है यहाँ पर काम आएगा। तो हमने इसको अलग निकाल लिया। और इस पर अवयवीकरण देखें आप, तो यहाँ पर एफ पर एक अवयवीकरण बना हुआ है, और एक बना हुआ है कहाँ पर, बीचों बीच में बना हुआ है, और एक बना हुआ है ए के पास बना हुआ है। दिख रहे हैं आपको तीन अवयवीकरण। मैंने थोड़े से टेढ़े मेढ़े बना दिए, लेकिन इस डायग्राम में अलग करके बनाना जरूरी था। और यहाँ पर भुजाओं की लंबाई देखें, तो ये हमारे घन की भुजा आ रही है भाई कितनी, ए, और इसका मान हमें याद नहीं है, इसको मान रखा है हमने क्या, सी, और ये वाली हमने मान रखी क्या भाई, बी। अब ये कैसे क्या होगा, हम आगे काम आने वाली सारी भुजाएं, लेकिन अभी आपको फोकस रखना है कि भाई कौन सा वाला त्रिभुज हमने निकाला है, निकाल लिया। अब एक त्रिभुज और फोकस रखना संकुलन क्षमता निकालने के लिए, ये वाला ई एफ डी, या डी ई एफ भी बोल सकते हो। यहाँ पर एक त्रिभुज तो कौन सा निकाला हमने, ये त्रिभुज निकाला हमने, ए डी और एफ, ठीक है। और एक त्रिभुज मैंने निकाला है, कौन सा त्रिभुज, ध्यान रखना है इधर, डी ई और एफ। देखना आप, इसको बना रहा हूँ मैं अलग से। ये ऐसा बना हुआ है, फिर एक भुजा ऐसी बनी हुई है, और ये हमारा डेट डॉट डॉट मतलब विकर्ण डाला हुआ है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और ये हमारी कौन सी भुजा है, एफ, और ये कौन सी भुजा है भाई, ई, और ये कौन सी भुजा है भाई, डी। तो आप इन भुजाओं के नाम याद रखें त्रिभुजों के, लेकिन इनकी भुजाओं के नाप जरूर याद रखेंगे। ये कौन सा था हमारा, मैंने बोला घन की भुजा है इसलिए ए, तो ये भी क्या है हमारे लिए ए, मैंने बोला करना क्या, देखो दोनों पर। और ये इसको हमने क्या मान लिया है, बी, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है क्या है, ये कर्ण है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फोकस करते हैं इसी त्रिभुज पर, कौन से वाले पर, डी ई एफ पर। तो अभी देखें आप, त्रिभुज डी ई एफ में, डी ई एफ मैंने बनाया था ऐसा, देखो इधर वापस बनाना पड़ जाएगा, तो बना देता हूँ वापस, क्योंकि समझना जरूरी है हमारे लिए। और चित्र के अंदर से आप अलग निकाल कर समझेंगे तो ही जल्दी समझ में आएगा। ये मैंने निकाल दिया कौन सा भाई, त्रिभुज डी ई एफ। यहाँ पर कौन सा बिंदु था हमारा, एफ पॉइंट था,
यहाँ पर कौन सा था भाई, ई पॉइंट था, और यहाँ पर कौन सा पॉइंट था हमारा, डी पॉइंट। और इसमें मैं आपको बता दूँ ये क्या था हमारा ए, और ये भी क्या था हमारा ए, और ये क्या था हमारा बी। अब आप इस त्रिभुज पर फोकस करें तो ये त्रिभुज हमें दिख रहा है समकोण त्रिभुज जैसा। तो यहाँ पर भी 100% अब क्या लगने वाली है भाई, पाइथागोरस प्रमेय लगने वाली है। तो लगा दी हमने भाई पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। बिल्कुल देखो आप, ये एफ डी का हमारा कर्ण है तो वही एफ डी स्क्वायर बराबर बी है, तो बी का मान रख दिया, बी स्क्वायर हो गया, और ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 2a²। ध्यान देना इधर 2a²। गया। अब देखो यहाँ पर बी स्क्वायर था, तो हमने क्या रखना, बी का मान निकालना है। तो बी का जो स्क्वायर था वो किस पे चला गया भाई, इस वैल्यू पे चला जाएगा। तो वैल्यू पे चला जाएगा तो ए का स्क्वायर तो गायब हो गया, और यहाँ पर इसके ऊपर क्या बचेगा, 2 के ऊपर अंडर रूट। तो बी का मान क्या निकला भाई, √2a। क्या निकला भाई, √2a। अब बात करते हैं हम एक और त्रिभुज हमने जो निकाला था, याद है आपको, इस तरह से बनाया था मैंने, बनाया था ऐसा, और यही आपको चित्र समझ में आ जाएगा तो आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ध्यान देना इधर, ये हमारा बिंदु था कौन सा, ए, और ये वाला तो कौन सा था इसके अंदर भी, डी, और यहाँ पर जब दोनों आपके ये डॉट डॉट मिल रही लाइन, ये कौन सा बिंदु था, एफ। अब आपको एक बात और बता दूं कि यहाँ पर हमने 3 गोले भी बनाए थे। एक गोला तो एफ बिंदु पर था, एक बीच में था जो कि काय के केंद्र वाला था, और एक गोला था हमारे कहाँ पर स्थित था, वो ए पर स्थित था। अरे थोड़ा बड़ा बन गया, कोई बात नहीं, आप लोग समझने के लिए है आपके। तो यहाँ पर तीनों के तीनों बराबर बनाएंगे आप। जब भी आप जब आप डेरिवेशन करें तो आप इस तरह से, जैसे मैंने समझाया उस तरह से अलग अलग त्रिभुज बनाकर कर सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पर भुजाओं के नाम भी लिख देता हूँ जल्दी जल्दी, अलग कलर से लिख देता हूँ, थोड़ा आपके समझ में जल्दी आए। ध्यान देना, ये जो था ये तो घन की भुजा है, इसका मतलब ये क्या रहेगा भाई, हमारा ए ही रहेगा। ये अभी हमने इसको नाम दिया कौन सा, बी। अब इसको नाम नहीं दिया तो इसको बोल देंगे हम, क्या बोल देंगे, सी। अब देखें तो आप, ये भी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज बन रहा है तो वही जैसे हमने कर्ण स्क्वायर करके पाइथागोरस प्रमेय लगाई थी, वैसे यहाँ पर ही पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। ए एफ निकालना है तो ए एफ स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए डी स्क्वायर प्लस एफ डी स्क्वायर हो जाएगा। भाई ए एफ का मान कितना रखा हमने, सी। ए डी का मान हमें याद है, इससे पहले से ए स्क्वायर है, और एफ डी का भी हमने निकाला है भाई कितना, बी स्क्वायर है। अब बी का मान रख देते हैं बी स्क्वायर की जगह, तो रख दिया क्या भाई, √2a, तो √2a का स्क्वायर हो गया। अब √2a का स्क्वायर करेंगे तो इसके ऊपर से रूट हट जाएगा, और ए के ऊपर क्या आ जाएगा भाई, स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस 2a², तो ये क्या बन जाएगा आपका हमारा यहाँ पर, ध्यान देना यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये 3a² बन जाएगा। देखो क्या बन जाएगा, 3a²। अब देखो यहाँ पे गड़बड़ है, इसको हटा दो। c² बराबर क्या बचा हमारे, क्या बचा, 3a² बचा। तो हम c की वैल्यू निकालेंगे तो भाई रूट चला जाएगा, तो रूट किस पे, संख्यात्मक मान पर तो रह जाएगा, √3 रह जाएगा, और a² क्या बचेगा, मात्र a बचेगा। क्लियर है। तो इसका मतलब 3, जो हमारा c का मान निकला वो क्या निकला, √3a। अब देखो यहाँ पर एक बात और ध्यान देना, ये 3 गोले एक दूसरे में स्पर्श कर रहे हैं, और मैंने बताया कि भाई सबकी त्रिज्या कितनी है, r। तो इसकी यहाँ से इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक r, इसमें दोनों आर काउंट होगी, इसकी इधर वाली भी और इधर वाली भी, क्योंकि इसकी त्रिज्या काम ना करके क्या काम आ रहा है, यहाँ पर व्यास काम आ रहा है। अब इसमें भी देखिए आप, इस वाले गोले की क्या काम आ रही है, मात्र आर। तो देखो कितने आर आ गए यहाँ पर, 1 2 3 और 4। तो सी कितने आर के बराबर है, 4 आर के बराबर। तो सी बराबर एक वैल्यू और हो जाएगी हमारे 4r। ठीक है, सी बराबर क्या हो जाएगा, एक और हमारे लिए 4r। देखो सी बराबर 4r। अब इन दोनों वैल्यूज को हमने क्या रख दिया भाई, बराबर में रख दिया। तो 4r बराबर 3a² ना, √3a ओनली स्क्वायर यहाँ पर नहीं होगा, ओनली क्या होगा, √3a होगा। अभी वैल्यू निकाली हमने। अब देखो इससे क्या निकाला हमने, a की वैल्यू निकाल दी, क्यों क्या निकले भाई, 4r/√3। अब देखो ये तो a की वैल्यू निकल चुकी है, ये याद रखना है हमें, क्यों काम आने वाली है हमें, क्यों काम आई है अभी आपको बताया, इससे पहले डेरिवेशन में भी काम आई थी हमारे। अब हमें पता है कि भाई काय केंद्र में अवयवी कणों की संख्या निकालना है, और काय केंद्र में अवयवी कण कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कोनों पर। कोने कितने होते हैं भाई, 8, और एक का योगदान कितना होता है, 1/8। और काय के केंद्र पर एक ही अवयवी कण पाया जाता है, और उसका पूरा का पूरा योगदान होता है, किसी भी दूसरी मात्र कोशिका को टच किए हुए या स्पर्श किए हुए नहीं होता है, पूरा का पूरा योगदान उसी में होता है, तो उसका एक का अकेले का एक ही होता है।
सोल्व करते हैं। 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा क्या 1, 1 + 1 बराबर क्या हो गया 2। तो काय केंद्र के अंदर परमाणुओं के अवयवी कणों की संख्या कितनी निकली भाई 2। अब देखो मुझे अगर इसका फॉर्मूला देखें हम संकुलन क्षमता का, तो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं वही परमाणुओं के कुल आयतन अपॉन क्रिस्टल का कुल आयतन इंटू 100। तो देखो अवयवी कण या परमाणुओं का आयतन निकालने के लिए हम उसकी संख्या निकाल चुके हैं, कितनी निकली है 2। और हमने जो परमाणुओं को माना क्या माना था भाई, गोला माना था। तो भाई कुल आयतन निकालेंगे तो कुल संख्या को कितने उसके गोले के आयतन से क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4/3 इंटू पाई आर और ये क्यूब। तो ये हमारा क्या हो गया, अवयवी कण या परमाणुओं का कुल आयतन हो गया। और क्रिस्टल का कुल आयतन अभी तक हम निकालते हुए क्या भाई, क्रिस्टल क्या है, घन है, तो घन का जो होता है भुजा क्यूब, तो भुजा क्यूब मतलब ए क्यूब हो चुका है। आगे हम देखते हैं, तो भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया, ये 8 हो गया, 8/3 पाई आर क्यूब इंटू 100 ए क्यूब। आगे और सोल्व करते हैं, तो भैया ए की वैल्यू रख दी हमने यहाँ पर जो निकाली थी 4r/√3, ये बिल्कुल निकाल दी। अब इसको भी आगे सिंप्लीफाई कर लें आप, देखा तो क्या हो जाएगा 8 इंटू 22 इंटू आर क्यूब इंटू 100 अपॉन नीचे जो है वो लिख देते हैं 3 इंटू 7 इंटू। अब देखो इस 4r/√3 को हम सिंप्लीफाई करते हैं। 4 का तो अभी मैंने आपको क्यूब बताया था, कितना था भाई 64, 4 इंटू 4 इंटू 4। और r जो है हमारे, r को अगर अपन क्यूब के रूप में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं अपन, आर क्यूब ही लिखेंगे उसको। तो आगे जो √3 है उसको भी सोल्व करने का तरीका वही है जो हमने √2 को, सॉरी हाँ √2 को सोल्व किया था। √3 इंटू √3 इंटू √3। अब देखो ये 2 बार √3 मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएंगे हमारे 3 बन जाएगा, ठीक है। और √3 का जो मान है वो हम छोटी क्लासेस में पढ़ते हुए आए हैं, क्या होता है 1.7321, 1.732। अब जो है ये वैल्यूज़ मैंने आपको बताई हैं, ये वैल्यूज़ यहाँ पर रख दें, क्यों, क्योंकि अपोन में है जो कहाँ चले जाएंगे, ये ऊपर चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे, इस जगह पर। ये तो बन गया हमारा 3 और एक बन गया हमारा क्या 1.73, ज़्यादा में मतलब इतने मान रख लो, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लें आप, और सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपका लगभग कितना 68.04%। क्यों, अब देखो यहाँ पर हमने तीनों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, संकुलन क्षमताओं के बारे में। तो आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले हमने जो निकाली थी सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में निकाली थी, सिंपल वाली में, ठीक है, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में निकाली थी हमने एसएमसी में। तो उसके अंदर जो हमारी संकुलन क्षमता निकली थी वो कितनी थी हमारे लिए 52.4%। याद रखना है, कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं संकुलन क्षमता से। आगे बात करते हैं, दूसरी हमने निकाली थी एफसीसी या इसको बोल सकते हैं आप क्या सी और पी, जिसकी हमने संकुलन क्षमता कितनी निकली थी भाई 74%। याद रखना कितनी निकली थी 74% और एक लास्ट अभी जो निकाली हमने काय केंद्रीय वाली निकाली है, बॉडी सेंटर बीसीसी, इसकी कितनी निकली भाई, अभी आपको बताइए 68.04
ये आपको 3 वैल्यू तो रखनी है, चाहे आप डेरिवेशन याद रखें या नहीं रखें, लेकिन डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसने आरबीएससी ने पूछ लिया है कि भाई सरल घनीय जालक की संकुलन क्षमता ज्ञात करना है, 2 नंबर में ये पूछी हुई है। डेरिवेशन भी सोल्व करवाया है, लेकिन कंपटीशन एग्जाम्स के हिसाब से आप देखें, नीट, जेईई, जितने भी आप एग्ज़ाम देते हैं उन सभी के अंदर यहाँ से तीनों से क्वेश्चन बनने के चांसेस होंगे, तो आपको याद रखनी है। आगे बात करते हैं। देखो यहाँ पर आपका जो टॉपिक थे, मेन टॉपिक वो खत्म हो चुके हैं। अब आप देखते हैं विमाओं से रिलेटेड टॉपिक एक और बचा है अपना, लास्ट टॉपिक है ये आपका, मातृ कोष्टिका की विमा संबंधी गणना है। तो अब बात कर लेते हैं कि भाई मातृ कोष्टिका वही वाली बात जो मैं बना देता हूँ यहाँ पर आपको। मातृ कोष्टिका क्या है भाई, हमारी क्या मान ली थी हमने, एक इस तरह से एक घन मान लिया था। क्या मान लिया था हमने, ये मातृ कोष्टिका है। बना लेना आप लोग भी डायग्राम, अगर इसमें बना हुआ नहीं है मेरे पास तो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ कि ये मातृ कोष्टिका है। क्योंकि क्या है कि हम जितने ज़्यादा डायग्राम को क्लियर करते चलेंगे, हमारी जो है ये जो कन्फ्यूज़न है वो दूर होते जाएंगे कि भाई किसमें क्या है संरचना, हमें पता तो चले। ये मातृ कोष्टिका हमने बना ली। अब इसकी एक भुजा क्या मान ली भाई हमने, ए मान ली। तो सारी भुजाएं क्या होंगी इसकी भाई, ए, क्योंकि क्या है ये भाई घन है। तो ये आप डायग्राम बना लेना, मातृ कोष्टिका का सिंपल वाला डायग्राम है, ठीक है। विमाओं की गणना करनी है तो मातृ कोष्टिका का भाई आयतन एक क्यूब क्यों होगा, मैंने बताया आपको, घन है और घन का जो आयतन होता है क्या होता है, भुजा क्यूब। तो भुजा क्यूब के हिसाब से इसका क्या हो जाएगा भाई, एक क्यूब हो जाएगा। माना कि मातृ कोष्टिका में अवयवी कण उपस्थित हैं तथा अवयवी कण का द्रव्यमान कितना है भाई, m द्रव्यमान है। कितना मान लिया भाई इसने द्रव्यमान, m, स्मॉल m, याद रखना है यहाँ पर। अवयवी कणों का द्रव्यमान कितना मान लिया भैया, m मान लिया है। तो मातृ कोष्टिका का कुल द्रव्यमान, एक का द्रव्यमान स्मॉल m है, तो कुल का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, आपको बताया था मैंने अभी, जैसे निकाला था ना आयतन, वैसे इसको द्रव्यमान को भी निकालेंगे। पहले क्या करेंगे हम, जो भी मातृ कोष्टिका जोन सी प्रकार की उसकी निकालेंगे परमाणुओं की संख्या या अवयवी कणों की संख्या निकालेंगे। देखो ये अवयवी कणों की संख्या इनटू अवयवी कणों का द्रव्यमान, जो द्रव्यमान कितना लिखा हमने, m। जो संख्या निकलेगी ना, जैसे हमारे निकली सरल मातृ कोष्टिका में कितनी निकली थी भाई, एक। तो एक को गुणा कर देंगे किससे भाई, m से। अपने फलक केंद्र में कितनी निकली थी भाई, 4, तो उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, m से। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, पहले अवयवी कणों की क्या निकालनी है, संख्या निकालनी है, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, हम द्रव्यमान से। अगली बात कर लेते हैं हम, ये लिखो यहाँ पर हमने उसकी संख्याओं को प्रेजेंट कर दिया भाई, z से प्रेजेंट कर दिया, कितनी भी निकल सकती है, 1, 3, 4 जो भी निकल रही है आपके, और उसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे, m से। तो मातृ कोष्टिका का कुल द्रव्यमान जो हमारा था ना, ये मातृ कोष्टिका बनाई थी मैंने, मातृ कोष्टिका कुल द्रव्यमान कितना निकल चुका है, z इंटू m निकल चुका है। अब देखो यहाँ पर हम जानते हैं 11th क्लास में ही पढ़ा है हमने कि भाई परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो कैसे निकालते हैं। आपको पता होगा मॉल कॉन्सेप्ट याद है आपको, चैप्टर नंबर 1, उसके अंदर हमने निकाला था मोलों का द्रव्य, मोलों की संख्या बराबर क्या होता भाई, जो भी था आपका परमाणु भार बटे भार, ये पढ़ा था हमने, याद है आपको, परमाणु भार बटे भार, भार बटे अणुभार, जिसको हमने लिखा था, वही चीज़, वही फॉर्मूला से यहाँ से ले गया गया है। मोलों की संख्या को अवोगाद्रो संख्या लिख दिया गया है। तो यहाँ पर देखो द्रव्यमान, परमाणु का द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा भाई, परमाणु का भार अपॉन अवोगाद्रो संख्या। भार को हमने कैपिटल M से प्रेजेंट किया है, यहाँ पर देखना है, यहाँ पर द्रव्यमान को किससे प्रेजेंट किया है, स्मॉल m से, और यहाँ पर भार को किससे प्रेजेंट किया हमने, कैपिटल M से। अवोगाद्रो संख्या कितनी होगी हमारे लिए, Na से ही प्रेजेंट करते हैं इसको। एक चीज़ और याद रखना, घनत्व। घनत्व क्या होता है आप लोग को पता है, मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन, और ये हम 11th क्लास में भी गैसीय अवस्था वाले चैप्टर के अंदर कई बार डिस्कस कर चुके हैं, द्रव्यमान और आयतन और घनत्व में संबंध। आगे बात करते हैं, वैल्यूज रख देते हैं हम किसके अंदर, इस फॉर्मूले के अंदर। कौन से वाले फॉर्मूले के अंदर, ये वाला द्रव्य घनत्व वाला था ना, घनत्व को हम प्रेजेंट करेंगे D से, और द्रव्यमान ये रहा, द्रव्यमान कौन सा है भाई, परमाणु भार बटे अवोगाद्रो संख्या, और आयतन हमारा निकाल लिया, कौन सा निकला भाई, A3। तो देखो वैल्यूज रख देते हैं, आगे देखेंगे आप, फॉर्मूले में वैल्यूज रखी हमने, घनत्व को प्रेजेंट किया हमने D, क्योंकि डेंसिटी होता है। अभी हमने जो ऊपर लिखा था आपको द्रव्यमान, परमाणु का द्रव्यमान वही यही है, कुल द्रव्यमान कितना हो गया, Z इंटू M, ठीक है, A3 हो गया। और M को भी हमने निकाला था अभियाल कि भाई परमाणु भार बटे परमाणु का अवोगाद्रो संख्या निकाला था अभी, तो ये लिखते देखो M अपॉन Na और A3। तो इस वाला फॉर्मूले से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, किसी भी मातृ कोष्टिका का घनत्व ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात कर सकते हैं, घनत्व ज्ञात कर सकते हैं।
आपको पता होगा कि भाई आवोगाद्रो संख्या की वैल्यू कितनी होती है 6.023 इंटू 10⁻23। वो आपको ये वाला मान जो है वो आपको न्यूमेरिकल में दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है, तो इसलिए हमें ये याद रखना पड़ेगा आवोगाद्रो संख्या का मान। सभी को याद होता है, साइंस जो भी है आप स्टूडेंट उनको याद होता है 6.023 इंटू 10⁻+23, -23 नहीं +23। अब देखो ये फॉर्मूला जो हमें प्राप्त हुआ ये क्या है, घनत्व ज्ञात करने का है। डेरिवेशन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फॉर्मूला याद रखना, क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल्स बनने के चांसेस हो जाते हैं कंपटीशन एग्जाम के साथ साथ आपके आरबीएससी के अंदर भी। फॉर्मूला क्या बना, डी बराबर जेड इंटू कैपिटल एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए। यहाँ पर जेड बराबर क्या है, हमारे अवयवी कणों की संख्या। याद रखना जेड बराबर क्या है, यहाँ लिख लेना जिसको याद नहीं है। जेड बराबर क्या है हमारे लिए, अवयवी कणों की संख्या। मैं बोल रहा हूं लिख नहीं पाऊंगा, अवयवी कणों की संख्या। और m बराबर क्या है आपको पता है, अभी बताया मैंने आपको, परमाणु का भार। ये भी आपको नहीं देगा वो, परमाणु का भार। कैपिटल M बराबर क्या है लिख लेना, आप नोट करते चलना, परमाणु का भार। और परमाणु का भार आपको निकालना आता है, मैंने बताया था आपको, सम संख्या वालों का तो उनके परमाणु क्रमांक का दुगुना कर दो, विषम संख्या का क्या कर दें, दुगुना करके क्या करते हैं भाई, कमेंट बॉक्स में बताएं जल्दी जल्दी, क्या करते हैं दुगुना करके, यस एक जोड़ देते हैं। अब देखो ए क्यूब ये आपको देगा, भुजा की लंबाई 100% देगा न्यूमेरिकल में, एन ए आपको नहीं देगा। तो इस तरीके से आपको सारी जो वैल्यूज है वो हिडन है। जेड भी आपको निकालना है भाई, कि अगर काय केंद्रीय तो संख्या आपको निकालनी है, फलक केंद्रीय तो संख्या आपको निकालनी है, सरल है तो संख्या आपको निकालनी है, वो आपको देगा नहीं जेड। एम भी आपको निकालना होगा मोस्टली, क्यों, क्योंकि आपको परमाणु क्रमांक याद है तो 100% आपको परमाणु भार भी याद है। ए वो आपको देगा बस, और आपसे क्या ज्ञात करवा लेगा, एक ही वैल्यू से वो आपसे घनत्व ज्ञात करवा लेगा। तो याद रखना यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं यहाँ से न्यूमेरिकल, क्योंकि यहाँ पे आपको 3 चीज़ हिडन है और एक ही चीज़ देना है उसको बस। तो न्यूमेरिकल बनने के चांसेस होंगे, कंपटीशन एग्जाम में भी होंगे। मैं आपको वापस 1 बाय 1 बता देता हूँ। यहाँ पर डी बराबर घनत्व होता है, जेड बराबर अवयवी कणों की संख्या कैसे निकालनी है आपको बताया मैंने, सरल में अंदर निकालना है, काय केंद्र में कैसे निकालना है, फलक केंद्र में कैसे निकालना है। एम परमाणु का भार होता है, जो आपको वैल्यूज याद होती है परमाणु क्रमांक उसके अकॉर्डिंग निकालते हैं। ए आपको वो देगा और एन ए की वैल्यू आपको आवोगाद्रो संख्या के रूप में याद रखनी होगी। तो इस प्रकार हमारा सफलतापूर्वक चैप्टर नंबर 1 क्लियर हो चुका है। अब आपसे एक बात कहनी थी मुझे, कई बार टाइम से मैं कहना चाह रहा था। आप लोग वीडियोस देखते हैं तो आप लोग क्या है, नोट्स बनाने लग जाते हैं, बैठे बैठे नोट्स बनाने लग जाते हैं। आप लोग वीडियोस देख रहे हैं तो कम से कम उसको ऊपर लाइक बटन को प्रेस कर दिया करें। हमारी भी इच्छा होती है कि हमें कुछ बच्चे मार्क्स दें, तो आप उसी तरह से हमें खुश रख लें कि आप उसको क्या कर दें, लाइक कर दें, और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको वीडियोस को शेयर करें, ताकि आपके जो फ्रेंड्स हमसे जुड़ना चाहते हैं वो और भी जुड़ें। तो आप लोग इस तरह से क्या करेंगे, जैसे वीडियोस देखते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो आप उनको वीडियोस को सारे सब्जेक्ट्स की बोल रहा हूँ मैं, जो अभी हमने केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जो केमिस्ट्री जो बायो पढ़ रहे हैं वो बायो की वीडियोस लाइक करें, जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं वो फिजिक्स की वीडियोस भी लाइक करें। तो इससे हमें क्या होता है, थोड़ी हिम्मत मिलती है कि भाई हाँ बच्चे वीडियोस देख भी रहे हैं तो लाइक भी कर रहे हैं। और आपको एक बात बता देता हूँ कि इसके अंदर जो भी है आपको चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो भी आपके डाउट्स हैं उसकी अपन एक क्लास लेंगे जिसमें अपन सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। लेकिन अभी ये चैप्टर में फिनिश नहीं कर रहा हूँ, फिनिश तो कर चुके हैं अपन, लेकिन इसके जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको अभी ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करूँगा, जिनको आपको सोल्व करने हैं। अब इनको सोल्व करने में जो भी परेशानी आती है उनको अपन, जो भी अपन एक क्लास लेंगे जिसके अंदर अपन क्या करेंगे, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम क्लास अपन के रूप में के नाम से लेंगे उसको, ताकि सारी प्रॉब्लम्स के अंदर क्लियर हो जाएगी। तो आप लोग जितनी भी वीडियोस आपको दी गई हैं वो सब एक बार देखें और ध्यान से उनको एक बार 1 बाय जो आपने नोट्स लिखे उनको रिपीट करें। फिर अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप उन प्रॉब्लम क्लास के अंदर उनको अपन सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ आप बने रहिए साइंस क्लासेस के साथ।